हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम एन नर्सिंग। आज हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ है स्टाफ नर्स का आरआरबी का ग्रेड सेकंड 2012 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और उनके आंसर क्या हैं। आज हम 2012 में जो आरआरबी स्टाफ नर्स का पेपर हुआ था आज हम उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस टाइप से आरआरबी में क्वेश्चन आते हैं, जिससे अगर हम कभी आरआरबी स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम दें तो हमें बहुत ही हेल्प मिलेगी। पहले से अगर हमें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं तो हमें एग्ज़ाम देने में बड़ी ही आसानी से हम इस एग्ज़ाम को पास आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं आरआरबी स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड 2012 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और किस टाइप से पेपर आया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी एवं मजबूत हड्डी क्या है। तो जो ह्यूमन बॉडी है उसमें सबसे लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बोन कौन सी है। तो फर्स्ट है ह्यूमरस, सेकंड टिबिया, थर्ड रेडियस और फोर्थ फीमर। तो जो मानव शरीर में सबसे लंबी बोन होती है वो है फीमर बोन, जो जांग में पाई जाती है। तो वो है फीमर बोन जो कि सबसे लॉन्ग होती है और सबसे मजबूत होती है। तो इसमें देखिए हम इसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत हड्डी फीमर है। यह हड्डी पैर के घुटने से लेकर कूल्हे तक फैली होती है। यह हड्डी जांग में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा फीमर। फिर है डेल्टॉइड पेशी पाई जाती है। जो डेल्टॉइड मसल्स होती है वो कहाँ पाई जाती है, भुजा में, टांगों में, पेट में, ऊपरी पीठ में। तो इसका राइट आंसर है भुजा में। जो डेल्टॉइड मसल्स पाई जाती है वो हाथ में पाई जाती है। तो डेल्टॉइड पेशी एक गोल तिकोने आकार की पेशी है जो भुजा के ऊपरी भाग में पाई जाती है। या कंधे की पेशी है। इसका नाम ग्रीक लेटर डेल्टा के नाम पर पड़ा है, जिसका आकार समबाहु त्रिभुजी की तरह होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। ऑप्शन ए 60 दिन, ऑप्शन बी 80 दिन, ऑप्शन सी 90 दिन, ऑप्शन डी 120 दिन। तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। तो लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कणिकाओं का 99% होती हैं। इन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। केवल कशेरुकाएं प्राणियों में ही पाई जाती हैं। लाल रक्त कणिकाएं हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन रंजक होता है, जिसके कारण इन कणिकाओं का रंग लाल होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। फिर मेनिंजियस परत होती है। मेनिंजियस परत यह लेयर होती है मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु पर। ऑप्शन बी फेफड़ों की, ऑप्शन सी किडनी की, ऑप्शन डी हृदय की। तो जो मेनिंजियस लेयर होती है वो मस्तिष्क, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे पाई जाती है। तो इसका देखें क्या है। तो मानव मस्तिष्क का औसतन भार 1400 ग्राम होता है। इसके चारों ओर मेनिंजियस नामक आवरण पाया जाता है। यह आवरण 3 स्तरों का बना होता है। इस आवरण की सबसे बाहरी परत को हम ड्यूरामीटर, जो बीच में पाई जाती है उसको आर्किनोइड, और जो सबसे अंदर पाई जाती है उसको पायामीटर कहते हैं। ये तीनों परतें मस्तिष्क के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड को भी सुरक्षा प्रदान करती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रिका तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें सम्मिलित है। ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी मेरुरज्जु, ऑप्शन सी मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु, ऑप्शन डी केवल मेरुदंड। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आते हैं। तो तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर एवं स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है। इस तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क का स्पाइनल कॉर्ड दोनों सम्मिलित होती हैं। तरह मनुष्य के हृदय में चैम्बर होती हैं, एक एट्रियम एवं एक वेंट्रिकल, एक एट्रियम एवं दो वेंट्रिकल, दो एट्रियम एवं एक वेंट्रिकल, दो एट्रियम और दो वेंट्रिकल। तो 4 चैम्बर होते हैं, राइट और लेफ्ट में डिवाइडेड होते हैं। राइट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकुलर होते हैं। फिर है पोर्टल सर्कुलेशन संबंधित है। ऑप्शन ए मस्तिष्क से, ऑप्शन बी हृदय से, ऑप्शन सी फेफड़े से, ऑप्शन डी लीवर से। तो जो पोर्टल सर्कुलेशन है वो लीवर से संबंधित है। तो पोर्टल सर्कुलेशन एक ऐसा सर्कुलेशन है जिसमें रुधिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर तक बहता है। पोर्टल सर्कुलेशन में वे सब सिराएं सम्मिलित हैं जो पाचन तंत्र में उदरीय भाग एवं अग्न्याशय, स्प्लीन और पेनक्रियास से रक्त में लाती हैं। इन अंगों से रक्त यकृत तथा पोर्टल सिरा के माध्यम से जाता है और कोशिकाओं की समान वाहिकाओं की समाप्त होती है। इन्हें सिरालाभ या साइनोसाइट्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन रखने का आगार यानी रिजर्वायर या थैला कहलाता है। तो भोजन किस में कलेक्ट होता है। तो ऑप्शन ए ईसोफेगस में, ऑप्शन बी स्टमक में, ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऑप्शन डी लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जो कलेक्शन होता है स्टमक का भोजन का वो होता है स्टमक में। तो राइट आंसर है स्टमक। तो भोजन रखने का आगार यानी रिजर्वायर या थैली स्टमक होती है। फिर है दाहिना फेफड़ा विभाजित होती है यानी राइट जो लंग्स होता है वो विभाजित होती है 1 लोब में, 3 लोब में, 2 लोब में और 4 लोब में। तो जो राइट वाला लंग्स होता है वो 3 लोब में दाहिना बाएं में डिवाइडेड होता है। फिर है मूत्र का आगार यानी रिजर्वायर कहलाता है, यहाँ जहाँ पर कलेक्शन होता है यानी हम आगार को कलेक्शन भी कहते हैं। तो जो यूरिन का कलेक्शन होता है वो कहाँ होता है। तो ऑप्शन ए मूत्राशय में, ऑप्शन बी प्लीहा में, ऑप्शन सी गुर्दे में, ऑप्शन डी बड़ी आंत में। तो जो यूरिन का कलेक्शन होता है वो मूत्राशय में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपाल की संधियाँ कहलाती हैं। जो क्रेनियल में संधियाँ हैं वो कहलाती हैं C1 संधियाँ, उपास्थि संधियाँ, साइनोवियल संधियाँ, उपयुक्त सभी। जो क्रेनियल में संधियाँ होती हैं वो C1 संधि कहलाती हैं। तो डर्मेटोमा भाग होता है हड्डी का, संधि का, पेशी का, त्वचा का। तो जो डर्मिस या डर्मेटोमा भाग होता है वो होता है स्किन का। फिर है गैस्ट्रिक जूस का निर्माण होता है लीवर में, अग्न्याशय में, आमाशय में,
या इंटेस्टाइन में। तो जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है वो होता है आमाशय में। फिर है थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्रंथि से, ऑप्शन बी एडिनल ग्रंथि से, ऑप्शन सी थायराइड ग्रंथि से, ऑप्शन डी थाइमस ग्रंथि से। तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है वो होता है थायराइड ग्लैंड से। तो थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण थायराइड ग्लैंड से होता है। यह हार्मोन कोश के श्वसन की गति को तीव्र करता है। यह शरीर की सामान्य वृद्धि विशेषताएं, हड्डियों, बाल इत्यादि के विकास के लिए अनिवार्य है। हार्मोन दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी प्रभावित करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्डियक साइकिल को पूरा होने में समय लगता है। तो ऑप्शन ए 1 सेकंड, ऑप्शन बी 3 सेकंड, ऑप्शन सी 6 सेकंड, ऑप्शन डी 8 सेकंड। तो एक जो कार्डियक साइकिल होती है वो 8 सेकंड में कंप्लीट होती है। तो एक कार्डियक साइकिल को पूरा होने में 8 सेकंड का समय लगता है। हृदय के कार्य करने की 2 अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था में सिस्टोल, जिसमें निलय सिकुड़ते हैं एवं उनमें रुधिर को महाधमनियों में पंप करते हैं। द्वितीय अवस्था होती है उसमें डायस्टोल होते हैं, जिसमें निलय फैलते हैं और आलिंद को रुधिर प्राप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखने के लिए कार्य करने में जो तंत्र का सहायक होती है वो कौन सी है। ऑप्शन ए ऑल्फैक्टरी, ऑप्शन बी फेशियल, ऑप्शन सी ऑप्टिक, ऑप्शन डी ऑर्केस्ट। तो जो देखने के लिए होती है वो होती है ऑप्टिक नर्व। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कान का भाग जो संतुलन बनाने में सहायक होता है। ऑप्शन ए अर्धवृत्ताकार निलय, ऑप्शन बी टिम्पैनिक झिल्ली, ऑप्शन सी कोक्लिया, ऑप्शन बी ओसाइकस। तो जो अर्ध नलिकाएँ होती हैं वो कान का संतुलन बना के रखती हैं। सामान्य टाइडल वॉल्यूम होता है, जो सामान्यतः टाइडल वॉल्यूम होता है ऑप्शन ए 100 ml, ऑप्शन बी 600 ml, ऑप्शन सी 400 ml, ऑप्शन डी 500 ml। तो टाइडल वॉल्यूम होता है वो होता है 500 ml। एनाबॉलिज्म का अर्थ होता है एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी का टूटना, एनर्जी का पानी में मिलना, एनर्जी का बदलना। तो एनाबॉलिज्म कहलाता है एनर्जी का स्टोरेज। तो एनाबॉलिज्म एक ऐसी क्रियाविधि है जो कैटाबॉलिज्म से उत्पादित ऊर्जा को उपयोग करता है। एनाबॉलिज्म के द्वारा विभिन्न प्रजातियों में ऊर्जाओं का संग्रहण किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का परिवर्तन इस क्रियाविधि के द्वारा करके ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। फिर है प्रोलैक्टिन हार्मोन द्वारा निर्माण होता है पानी का, गैस्ट्रिक जूस का, मिल्क का, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। तो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो मिल्क का निर्माण करती हैं। तो प्रोलैक्टिन एक कार्बनिक यौगिक है। यह जंतुओं में हार्मोन की तरह कार्य करता है। यह हार्मोन महिलाओं में दुग्ध निर्माण में उत्तरदायी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु जो रोग पैदा करते हैं कहलाते हैं पैथोजेंस, ग्लाइकोजेंस, लैक्टोजेंस और नाइट्रोजेंस। तो जो जीवाणु रोग पैदा करते हैं उन्हें कहते हैं पैथोजेंस। तो राइट आंसर है ए। फिर है टाइफाइड बुखार की जांच के लिए टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन ए एलिसा, ऑप्शन बी ईएसआर, ऑप्शन सी विडाल टेस्ट, ऑप्शन डी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो जो टाइफाइड फीवर के लिए टेस्ट किया जाता है वो होता है विडाल टेस्ट। फिर है सबसे प्रचलित एवं उपयोगी स्टरलाइजेशन की विधि है। ऑप्शन ए उबालना, ऑप्शन बी ऑटोक्लेव, ऑप्शन सी सनलाइट, ऑप्शन डी आयोजाइनिंग रेडिएशन। तो जो सबसे प्रचलित और उपयोगी होती है वो है उबालना। फिर अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन थिएटर की फ्यूमिगेशन के लिए कौन सी गैस काम में आती है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो जो ऑपरेशन थिएटर की फ्यूमिगेशन में होती है वो होती है फॉर्मेल्डिहाइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्जिकल असेप्सिस में कौन सी टेक्निक उपयोग में लाई जाती है। क्लीन टेक्निक, आइसोलेशन टेक्निक, स्टरलाइट टेक्निक और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जो सर्जिकल असेप्सिस होता है उसमें स्टरलाइट टेक्निक यूज़ में लाई जाती है। फिर है डेंगू वायरस है अरबो वायरस, ऑरिलियो वायरस, एडिस वायरस और चिकनगुनिया वायरस। तो जो डेंगू वायरस होता है वो अरबो वायरस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए कौन सी दवाई काम में ली जाती है। तो जो एनाल्जेसिक, जो दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए दवाई ली जाती है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए एंटीपायरेटिक, ऑप्शन बी एनाल्जेसिक, ऑप्शन सी डायूरेटिक्स, ऑप्शन डी एंटीबायोटिक। तो जो दर्द के लिए काम में लाई जाने वाली दवाई को हम एनाल्जेसिक बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधि के शीघ्र एवं तुरंत प्रभाव के लिए कौन सा मार्ग उपयोगी होता है। तो अगर हम किसी भी दवाई को जल्दी से इफेक्टिव लाना चाहें या इफेक्टिवनेस बनाना चाहें तो हम किस रूट से देंगे। तो ऑप्शन ए ओरल रूट, ऑप्शन बी इंट्रावीनस, ऑप्शन सी सबकुटेनियस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो हम इसको IV यूज़ द्वारा हम जल्दी से ही मेडिसिन का असर या इफेक्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक औषधि देने का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए दर्द से मुक्ति के लिए, ऑप्शन बी एडिमा कम करने के लिए, ऑप्शन सी इन्फेक्शन या संक्रमण को रोकने के लिए, ऑप्शन डी बुखार से मुक्ति के लिए। तो एंटीबायोटिक हम देते हैं इन्फेक्शन या संक्रमण को रोकने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाफाइलेटिक आघात को ठीक करने के लिए निम्न में से कौन सी दवाई दी जाती है। तो जो एनाफाइलेटिक शॉक होता है उसके लिए कौन सी दवाई दी जाती है। ऑप्शन ए एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी एंटीमेटिक, ऑप्शन सी एंटीवायरल, ऑप्शन डी एंटीहिस्टामिक। तो जो एनाफाइलेटिक शॉक होता है वो एलर्जिक शॉक होता है, तो उसके लिए हम एंटीहिस्टामिन मेडिसिन देंगे।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन का अर्थ जो प्राप्त होता है हॉस्पिटल से, कम्युनिटी से, दोनों से, निम्न में से कोई नहीं। जो नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन होता है वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। फिर नर्सिंग प्रोसेस का पहला स्टेप होता है प्लानिंग, असेसमेंट, क्रियान्वयन, इवेल्युएशन। तो जो नर्सिंग प्रोसेस होती है उसका फर्स्ट स्टेप होता है असेसमेंट। फिर है श्वसन मार्ग को सुरक्षित रखने के लिए मरीज को पोजीशन दी जाती है सिम्स पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन, डॉर्सन पोजीशन, फाउलर पोजीशन। तो जो श्वसन मार्ग को सुरक्षित रखने के लिए पोजीशन दी जाती है वो है फाउलर्स पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी के कारण जो स्थिति होती है उसे कहलाते हैं। अगर शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जॉन्डस, ऑप्शन बी साइनोसिस, ऑप्शन सी डिहाइड्रेशन, ऑप्शन डी पैलनेस। तो ऑक्सीजन की कमी को साइनोसिस कहते हैं। फिर है एनोरेक्सिया की स्थिति को कहते हैं, एनोरेक्सिया की स्थिति को कहते हैं ऑप्शन ए बालों का कम होना, ऑप्शन बी नींद नहीं आना, ऑप्शन सी भूख नहीं लगना, ऑप्शन डी बोलने में परेशानी या बोल नहीं पाना। तो एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। टेक्नीपिया का अर्थ होता है, टेक्नेपिया का अर्थ होता है श्वसन दर का कम होना, श्वसन दर का अधिक होना और रक्तचाप का बढ़ना और हृदय धड़कन का बढ़ना। तो टैकीपीनिया का अर्थ होता है श्वसन दर का अधिक होना। एब्सेस कहलाता है संक्रमण से मुक्ति, बुखार से मुक्ति, दर्द से मुक्ति, एलर्जी से मुक्ति। तो असेप्सिस का मतलब होता है संक्रमण से मुक्ति, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। निम्न में से कौन सा तत्व एसेंशियल कम्युनिकेशन में शामिल नहीं है? तो रिजर्वायर, रिस्पॉन्स, सेंडर, नॉइस। तो जो शामिल नहीं है वो है जो कम्युनिकेशन स्केल होती है उसमें नॉइस शामिल नहीं होती है। फिर है जब शरीर का तापमान 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है उस स्थिति को कहते हैं हाइपोपायरेक्सिया, हाइपरपायरेक्सिया, नॉर्मोथेर्मिया और सभी। तो जब 105 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो उसको हम बोलते हैं हाइपरपायरेक्सिया। फिर है एडमिशन बिस्तर निम्न में से किस प्रकार का बेड की तरह बनाया जाता है? क्लोज बेड, ओपन बेड, ऑक्यूपाइड बेड और कार्डियक बेड। तो जो एडमिशन बेड होता है वो ओपन बेड की तरह कार्य करता है। क्रोनिक बीमारी के होने के अवसर सबसे ज़्यादा होते हैं एडोलेसेंट में, बढ़ते हुए बच्चों में, जवान वयस्क में और बूढ़ों में। तो जो क्रोनिक बीमारी होती हैं वो बूढ़े में ज़्यादा इफेक्टिव होती है और ज़्यादा ही बूढ़े लोगों को ओल्ड एज में ज़्यादा ही उन्हें इफेक्ट करती हैं।